हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के व्यास एंड वेलकम टू माय चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम इस वीडियो में भारत में यूरोपियों के आगमन मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था उसके दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे आती हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा था, और सबसे पहले जो कंपनियों में जो पुर्तगाली आए थे तो उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनके तीनों प्रमुख वाइसराय के बारे में पढ़ा था, और साथ ही उनके बारे में देखा था कि किस तरीके से उन्होंने पूरे अफ्रीका तट के चक्कर काटते हुए एक नए मार्ग की खोज की। आज इस वीडियो में हम पुर्तगाल से संबंधित जो अन्य तथ्य बच गए थे और पुर्तगालियों का किस तरीके से भारत से पतन हो गया और उनके द्वारा क्या भारत में योगदान रहा उसको देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पुर्तगालियों के अन्य तथ्य के बारे में देख लेते हैं जो पिछली वीडियो में छूट गया था। तो सबसे पहले क्या है कि इन्होंने कार्टेज पद्धति को स्टार्ट किया था। अब क्या था ये कार्टेज पद्धति क्या है? इसे कार्टेज आर्मेडा कैफिले सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में। ये एक तरह का लाइसेंस था जो कि पुर्तगाली के अलावा और भी जो जहाज़ जो हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार करती थी, या कोई भी कंपनियां जो हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार करती थी, या फिर वो भारत की ही कोई व्यापारी क्यों न हो, उन सभी से एक प्रकार का लाइसेंस था जो कि पुर्तगाली अन्य जहाज़ों को दिया करते थे। बदले में उस जहाज़ की सुरक्षा का जिम्मा लेते थे, और जो भी कंपनी इस कार्टेज आर्मेडा कैफिले सिस्टम को लाइसेंस को इनसे नहीं प्राप्त करती थी तो उनका जहाज़ लूट लिया जाता था। तो ये था कार्टेज पद्धति के संबंध में पॉइंट। दूसरा है कि इन्होंने सती प्रथा पर अंकुश लगाया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इनका दूसरा जो एजेंडा था वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था, इसीलिए इन लोगों ने बहुत सारे धर्मों को हतोत्साहित किया। हालांकि ये जो सती प्रथा पर अंकुश लगाना ये काफ़ी घिनौनी प्रथा थी, तो ये एक स्टेप में हमें ठीक लगा। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जान लेना होगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे कि इसमें से कौन सी यूरोपीय कंपनियों ने सती प्रथा पर अंकुश लगाने की सबसे पहली कोशिश की, तो ये पुर्तगाली थे। हालांकि आगे चलकर ब्रिटिश भी इस तरह के प्रथा को बंद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने मुस्लिमों को बहुत तंग किया। अब इनका एजेंडा ही था अपने धर्म को बढ़ाना, ऊंचा दिखाना, प्रमोट करना, इसीलिए अन्य सभी धर्मों को ये काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित करते थे। और फिर क्या है कि डचों से पिछड़ना। क्या है कि पुर्तगाली के बाद भारत में डच जो है कंपनी, जो कि आज के नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से जानी जाती है, वो उस कंपनी का आगमन होता है इनके कुछ सालों के बाद, और ये डच कंपनी इनसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और इनको भारतीय व्यापार से पिछाड़ने लगती हैं। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो 1632 में हुगली से शाहजहाँ ने इन्हें भगाया था, पुर्तगालियों को भगाया था, क्योंकि शाहजहाँ के साथ इनका कुछ डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण से इन्होंने 1632 में इन लोगों को हुगली से मार भगाया था। अब हम देख लेते हैं कि भारत में इनका क्या योगदान रहा था। तो पुर्तगालियों का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत में अगर देखा जाए तो वो प्रिंटिंग प्रेस था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे एकदम नोट डाउन कर ले कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत होती है वो पुर्तगालियों के द्वारा होती है। दूसरा है कि जहाज़ निर्माण की शुरुआत होती है। जहाज़ निर्माण का शुरुआत ऐसा नहीं है कि भारत में इनके आने के बाद, पहले भी हुआ था, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा शिथिल पड़ गया था जहाज़ निर्माण का क्षेत्र। तो जहाज़ निर्माण फिर से जो मुख्य रूप से अगर जहाज़ निर्माण की नई नई टेक्नोलॉजी थी वो इन्हीं लोगों के द्वारा लाई गई थी। अब एक और है इसमें कि इन्होंने गोथिक कला का, ये एक प्रकार का स्थापत्य कला है जिसका विकास किया था भारत में आने के बाद। ये मुख्यतः चर्च जैसा जो डिज़ाइन होता है बिल्डिंग का, उस टाइप के चर्च जैसे डिज़ाइन के बिल्डिंग्स को बनाने का एक कला होता है, जो कि आप आज के गोवा के एरिया में जाएंगे तो वहाँ से बहुत सारे होटल, जो गिरजाघर हैं और अन्य कई जो बिल्डिंग्स है वो इसी गोथिक कला के विकास से विकसित हुई हैं। फिर है कि इनका एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि निम्न फसलों को इन्होंने भारत में लाया। ये कुछ जो फसलें हैं जो कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई थी, उन फसलों में अगर देखें तो आलू, तंबाकू, लाल मिर्च, मक्का, पपीता, काजू, संतरा, अनानास, मूंगफली, टमाटर आदि कई सारे फसलों को इन्होंने भारत में लाया था, जिसके इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप पे ये सारे जो फल और फसलें हैं वो नहीं हुआ करती थी। तो इन फसलों को आप एक नज़र में ध्यान में रखें। हम देख लेते हैं कि पुर्तगालियों के संबंध में एक मुंबई की कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है, और फिर है एक कि इनका पतन भारत में कैसे हो जाता है। जैसे चलिए अब हम देख लेते हैं कि पुर्तगाल का जो भारत में पतन है वो किन कारणों से होता है, और एक मुंबई की कहानी क्या रही, जो कि आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हमें
हमें इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो उसको हम यहीं से देख लेते हैं। सबसे पहला अगर देखें तो भारत में पुर्तगालियों का जो पतन का कारण है, सबसे पहला कारण आप देखें तो पुर्तगालियों के अंदरूनी मामले। पुर्तगाल में उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे अन्य देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ पुर्तगाल का संघर्ष चल रहा था, जिस कारण से पुर्तगाल के जो सम्राट थे या वहाँ के जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो कंपनी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि उस टाइम पे खुद ये संघर्ष कर रही थी अन्य देशों के साथ, इसका लड़ाई झगड़ा चल रहा था इस कारण से। दूसरा जो कारण है वो है पुर्तगाल के सम्राट का निरंकुश होना। तीसरा जो कारण है अन्य कंपनियों से संघर्ष। जो भी कंपनियां पुर्तगालियों के बाद भारत में आई, जैसे कि डच, ब्रिटिश, इन सभी के साथ इनका पंगा हुआ और धीरे धीरे ये उन कंपनियों से कम्पीट नहीं कर पाई और धीरे धीरे इनका पतन होने लगा भारत में। फिर उसके बाद तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डचों के आने के कारण ही इनका पतन शुरू हुआ था। तो डच ने ऐसा क्या किया कि ये इतनी मजबूत जो कंपनी थी वो धीरे धीरे मतलब कि बर्बाद होने पे आ गई। तो डचों का जो एक टेक्नोलॉजी था जहाज़ में, वो था फ्लूट शिप। फ्लूट शिप क्या था कि एक बहुत ज़्यादा हायर टेक्नोलॉजी से बना हुआ जहाज़ था, जो काफ़ी ज़्यादा हल्का होता था और साथ ही साथ काफ़ी तेज़ गति से चल सकता था। और जो पुर्तगालियों के जो जहाज़ थे वो काफ़ी भारी और काफ़ी धीमी गति से चलते थे, जिनके कारण भी इस तरीके के टेक्नोलॉजी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। और फिर उसके बाद इनका एक और कारण था कि इनके जो व्यापारिक संगठन थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आधुनिक थे, जिस कारण से भी एक यह कारण बनता है। और फिर है भारत के साथ धार्मिक असहिष्णुता। इनकी जो रवैया था भारत के शासकों के साथ या यहाँ के व्यापारियों के साथ या यहाँ के लोगों के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा असहिष्णुता का था, क्योंकि वो अपने धर्म को हमेशा प्रमोट करना चाहते थे। अगर हम मुंबई की कहानी देखें तो 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है। और उसी विवाह में क्या होता है कि पुर्तगालियों ने दहेज में मुंबई दे दिया। चूँकि अब राजा रानी की शादी है भाई, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा ही दहेज में मिलना था। तो उस समय पे पुर्तगालियों का क्या था कि बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा हुआ करता था भारत में 1661 में। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि मुंबई को दहेज में दे दिया, किसको? ब्रिटेन के राजकुमार को। अब ब्रिटेन के राजकुमार ने क्या किया, तो सरकार में था, तो उसने क्या किया कि 1668 में ब्रिटिश सरकार ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उस टाइम पर जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ये किराए पर मुंबई को दे दिया गया, क्योंकि अब उनका तो वहाँ कोई काम नहीं था इसका, इसलिए उनके द्वारा जो भेजे गए जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसीलिए उनको ये दे दिया गया। और 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इसे अपना मुख्यालय बना लिया। इससे पहले इनका जो मुख्यालय था वो सूरत में हुआ करता था। तो ये रही थी मुंबई की कहानी। और हमने देखा कि किस तरीके से भारत में पुर्तगालियों का पतन हो जाता है। अब हम देखेंगे डचों के बारे में। चलिए अब हम देख लेते हैं डचों के बारे में। सबसे पहले क्या है कि 1596 में कॉर्नेलिस टी हॉटमैन, जो कि नीदरलैंड या डच के व्यापारी थे, जो कि पहली बार दक्षिण एशिया के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए आते हैं। इनका जो व्यापार है वो मुख्यतः मसालों का व्यापार होता है। और फिर डच में और फिर हॉलैंड में 1602 में वारिंगदे ओस्ते इंडेशे वॉक VOC नामक एक कंपनी की स्थापना होती है नीदरलैंड में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। शुरुआत में जो है ये इंडोनेशिया और इस तरह के आसपास के क्षेत्र में ही व्यापार करते थे। और इनका जो मुख्यतः जो व्यापार था वो मसालों का व्यापार था। और जितने भी कंपनी जो कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य था मसालों के व्यापार से ही, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो काफ़ी ठंडे इलाके में पड़ती है, इसीलिए वहाँ बहुत सारे जो कृषि उत्पाद नहीं हो पाते हैं, इसलिए खाने की दिक्कत होती है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मांस मछली खाया जाता है, जिस कारण से वहाँ मसालों की खपत ज़्यादा होती है। इस कारण से जितनी भी व्यापारिक कंपनियाँ जो यूरोप से आती थीं, उनका प्रथम उद्देश्य मसालों के व्यापार पर ही होता था। और फिर उसके बाद क्या है डचों के संबंध में कि भारत में पहली फैक्ट्री इन्होंने मुसुलीपट्टनम पूर्वी तट पर लगाई 1605 में। अब इंडोनेशिया के शुरुआत में तो ये व्यापार अपना दक्षिण एशिया के साथ करते थे, इंडोनेशिया और इसके आसपास के अन्य कंट्रीज़ के साथ, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने फिर भारत में भी अपनी एंट्री की और 1605 में पूर्वी तट पर अपना स्थापना किया पहली फैक्ट्री का। और इनका जो प्रथम उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करने का या इस क्षेत्र में व्यापार करने का, वो था पुर्तगालियों को इस व्यापार से पूरी तरह से निष्कासित कर देना या पछाड़ना, क्योंकि पुर्तगालियों के साथ इसकी अपनी निजी दुश्मनी थी
मसालों के व्यापार को लेकर के, जिस कारण से इन्होंने पुर्तगालियों को पूर्णतः पछाड़ने का प्रण लिया था और इस वजह से इनका उद्देश्य ही था पुर्तगालियों को पछाड़ना। और इस तरीके से हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इनके फ्लूट शिप और बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक जहाज़ के कारण ये पुर्तगालियों को पछाड़ने में सक्षम भी हुए। फिर क्या है कि भारत में वस्त्रों का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय इनको ही जाता है। भारत में आने के बाद इन्होंने मसालों में व्यापार तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ वस्त्रों और अन्य कई सारे वस्तुओं का भी व्यापार इन्होंने किया, जैसे कि सोरा साल्ट पीटर का भी काफ़ी ज़्यादा व्यापार को इन्होंने बढ़ावा दिया। फिर उसके बाद है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अब इनका उद्देश्य ही था पुर्तगालियों को पूर्णतः समाप्त कर देना भारतीय व्यापार से। तो इन्होंने पुर्तगालियों के साथ इनका काफ़ी संघर्ष हुआ और धीरे धीरे ये पुर्तगालियों को पछाड़ते गए। 1641 में मलक्का, 1658 में श्रीलंका और न जाने कई सारे क्षेत्र जो भारत में और अन्य क्षेत्र में थे, इनसे छीन लिया गया डचों के द्वारा। फिर उसके बाद क्या है कि जो डच जो कंपनी थी वो हम जानते हैं कि शुरुआत में इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया के साथ अपना व्यापार करती थी, इसीलिए अपने मसाले के व्यापार को वो पूरा तरह अच्छे से चलाने के लिए उनकी जितनी भी व्यापारिक कंपनियां हैं वो इंडिया के जो ये पूर्वी तट हैं वहीं पे ज़्यादातर फैक्ट्रियां बनाया करते थे ये, जिससे कि इनको इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में जाने में, आने में और वहाँ पूरा व्यापार कंट्रोल करने में सहायता मिले। तो उनका जो जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो पूर्वी तट पर ही होती थी, पूर्वी तटों पर ही होती थी, जैसे नागपट्टनम, पटना, चिंसूरा, सूरत, कारिकल, कासिम बाजार, बालासोर आदि और अन्य जगह पे भी इनकी फैक्ट्रियाँ होती थी। फिर है कि इनका पतन अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हुआ, जैसे कि पुर्तगालियों का पतन डचों के आने के बाद डचों ने किया और इनका डचों का जो पतन है वो अंग्रेज़ों ने कर दिया, क्योंकि डच के बाद डच के साथ ही लगभग अंग्रेज आए थे और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इनका भी पतन शुरू कर दिया। और इनका अंग्रेज़ों का और डचों का काफ़ी ज़्यादा भारत में लड़ाई झगड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा संधियाँ होती हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर क्या है, आखिरकार अंग्रेज 1759 में 1759 में बेदरा का युद्ध होता है डचों और अंग्रेज़ों के साथ, जिनमें कि अंग्रेज विजय हो जाते हैं और डचों को पूर्णतः भारत से सफाया कर देता है। और फिर इनके साथ समझौता होता है कि भारत में जो भी क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगी और इंडोनेशिया में जो इसके जो क्षेत्र हैं ये इंडोनेशिया तक सीमित कर दी गई थी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि बेदरा का युद्ध किससे संबंधित है, या डचों का पतन किस युद्ध के बाद हो जाता है, या डचों का किनके साथ युद्ध होता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डचों के बारे में हमें मुख्यतः जो 4 पॉइंट है वो याद रखने होंगे। सबसे पहला कि इनका जो व्यापार था वो मुख्यतः मसालों का था। दूसरा कि इन्होंने भारत से पुर्तगालियों का सफाया किया। तीसरा कि वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का या व्यापार की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। और चौथा कि इनका पतन अंग्रेज़ों के द्वारा हो जाता है और 1759 के बेदरा के युद्ध में इनका पतन होता है। तो ये 4 पॉइंट हमें डचों के बारे में याद रखना है।